नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद गूढ़ और रहस्यमयी प्राचीन भारतीय विज्ञान की तह तक जाने वाले हैं। ये वो विज्ञान है जो दावा करता है कि हमारी सांसों की लय हमारी पूरी किस्मत तक को कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर योग के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों की जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या महज एक सांस लेने की अवधि किसी की उम्र की भविष्यवाणी कर सकती है, या फिर किसी को कोई रहस्यमयी शक्तियां भी दे सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में बाईं और दाईं नाक से चलने वाली सांसों को लेकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। आइए इन्हें डीकोड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम स्वर की अवधि और उसके परिणामों को समझेंगे, फिर मृत्यु के संकेतों पर बात करेंगे। इसके बाद सांस की लंबाई और उससे मिलने वाली सिद्धियों को देखेंगे। फिर बारी आएगी गर्भधारण के विज्ञान की, और अंत में हम जानेंगे कि स्वर योग से बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, जो है स्वर की अवधि और उससे होने वाले सीधे परिणाम। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सामान्य रूप से हमारी सांसों का फ्लो यानी स्वर हर एक घंटे में बाईं से दाईं नाक और दाईं से बाईं नाक में बदलना चाहिए। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब बायां स्वर, जिसे चंद्र स्वर भी कहा जाता है, अपनी इस सामान्य अवधि से ज्यादा देर तक चलता है। इसके परिणामों को लेकर जो दावे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर ये लगातार 4 घड़ी चले तो कहा गया है कि कोई एकदम अकल्पनीय चीज मिल सकती है। 14 घड़ी चलने पर प्रेम मिलने की बात कही गई है। लेकिन जरा रुकिए, अगर ये 17 घड़ी तक खिंच जाए तो शारीरिक कष्ट हो सकता है। और अगर गलती से 1 साल तक लगातार चले तो भारी धन का नाश होने की चेतावनी दी गई है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, दायां स्वर, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं। माना जाता है कि ये शरीर में काफी गर्मी पैदा करता है, और इसीलिए अगर ये जरूरत से ज्यादा देर तक चले तो ये जीवन के रस को ही सुखा देता है। ग्रंथों में इसे कुछ इस तरह मापा गया है कि 4 घड़ी चलने पर चीजों का नुकसान हो सकता है और 21 घड़ी पर किसी करीबी दोस्त से अलगाव। लेकिन सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना दावा ये है कि अगर ये सूर्य स्वर लगातार 8 प्रहर तक चलता रहे तो इसे सीधे सीधे मौत की उल्टी गिनती माना गया है। जी हाँ, कहा गया है कि ये इस बात का संकेत है कि अब महज 3 साल का जीवन ही बचा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे विषय पर, जो थोड़ी और गंभीर दिशा में जाता है, कमजोर प्राण और मृत्यु के संकेत। स्रोत सामग्री में ये बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति यानी प्राण कमजोर पड़ने लगते हैं तो कुछ बेहद विचित्र दृश्य और संवेदी भ्रम पैदा होते हैं। जैसे अपनी ही कलाई का बीच से टूटा हुआ दिखाई देना, या फिर आंख दबाने पर वो जो तारे जैसी रोशनी दिखती है उसका न दिखना। इतना ही नहीं, नहाने के बाद छाती का पानी सबसे पहले सूख जाना, या दिए की लौ का अचानक काला या सुनहरा दिखने लगना। देखिए, ये आज के मेडिकल साइंस की बातें नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्म शरीर को लेकर प्राचीन मान्यताएं हैं। पर यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि उस जमाने में जीवन शक्ति के स्तर को कैसे आंका जाता था। और इस बात को और भी शानदार तरीके से समझाने के लिए ग्रंथों में एक विशिष्ट अनुष्ठान का जिक्र है, जिसे देखकर आप उस काल के मृत्यु अनुमानों के वर्गीकरण को समझ पाएंगे। इसमें कांसे की थाली में पानी भरकर उसमें सूर्य की परछाई देखने की विधि बताई गई है। अगर वो परछाई दक्षिण की तरफ कटी हुई दिखे तो माना जाता था कि 6 महीने बचे हैं, पश्चिम में दिखे तो 3 महीने, और अगर पानी के अंदर अचानक धुआं सा उठता दिखे तो ये इस बात का संकेत था कि मृत्यु बस सामने ही खड़ी है। ये एक तरह से प्राण शक्ति के कम होने को मापने का उनका अपना एक प्राचीन पैमाना था। खैर, मृत्यु के संकेतों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारे तीसरे विषय की, सांस की लंबाई और सिद्धियां, यानी अलौकिक शक्तियों का वो रहस्यमयी संसार। अब इन रहस्यमयी शक्तियों की बात करने से पहले हमें उनके मापने के तरीके यानी उस जमाने की बुनियादी इकाई को समझना होगा। इन शास्त्रों में एक मानक सांस या स्टैंडर्ड ब्रेथ को 12 अंगुल यानी उंगलियों की चौड़ाई के बराबर माना गया है, और इसे बाहर निकलने में लगभग 4 सेकंड का समय लगता है। बस इसी 12 अंगुल की बेसलाइन को कम करने पर तरह तरह की जादुई शक्तियां मिलने की गणना की गई है। स्रोत के अनुसार अगर अभ्यास के जरिए आप अपनी सांस को बाहर निकलने की लंबाई 10 अंगुल तक घटा लेते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है।
8 अंगुल पर वाक् सिद्धि मिल जाती है, यानी आप जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। और 6 अंगुल पर हवा में उड़ने की शक्ति। और ये तो कुछ भी नहीं है, दावा तो यहाँ तक किया गया है कि अगर सांस महज 1 अंगुल रह जाए तो इंसान बिल्कुल अदृश्य हो सकता है, और अगर वो सिर्फ नाखून के सिरे जितनी रह जाए तो हमेशा हमेशा के लिए अमर। जाहिर है ये प्राचीन विज्ञान की कुछ सबसे चरम कल्पनाओं में से एक है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ, गर्भधारण का विज्ञान। ये वो हिस्सा है जहां स्वर को सीधे सीधे संतान प्राप्ति से जोड़ा गया है। प्रजनन को लेकर इन ग्रंथों में एकदम पक्के अगर तो वाले नियम बताए गए हैं। उनका साफ दावा है कि माता पिता के लेटने की पोजीशन और उस वक्त सक्रिय स्वर से ये तय होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। नियम कुछ ऐसे हैं। लड़के के लिए पुरुष का दायां और महिला का बायां स्वर चलना चाहिए, और पुरुष को अपनी बाईं करवट लेटना चाहिए। इसका प्राचीन तर्क ये दिया गया है कि इससे दायां हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के लिए बिल्कुल इसका उल्टा, महिला का दायां और पुरुष का बायां स्वर सक्रिय होना जरूरी बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महज स्वर ही इकलौती शर्त नहीं है, शरीर में सक्रिय 5 तत्वों का भी अपना एक अलग खेल है। ग्रंथों के अनुसार अगर गर्भाधारण के वक्त पृथ्वी तत्व सक्रिय है तो बच्चा बड़ा होकर बहुत धनवान बनेगा। जल तत्व के दौरान हुआ तो खूब नाम कमाएगा और प्रसिद्ध होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। अगर उस समय अग्नि, वायु या आकाश तत्व सक्रिय हुए तो परिणाम बहुत ही कष्टकारी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भपात, कम उम्र या फिर पूरी गर्भावस्था का ही नष्ट हो जाना। चलिए अब अपने 5वें और आखिरी विषय की ओर चलते हैं, जो काफी व्यावहारिक है, स्वर योग के जरिए बीमारियों का निवारण और उपचार। तो इस पूरे सिस्टम का जो सबसे ज़रूरी और मूल नियम है वो ये है कि आप अपनी सांसों के जरिए बीमारियों को रोक सकते हैं। तरीका क्या है? जैसे ही आपको लगे कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, तुरंत चेक करें कि कौन सा स्वर यानी कि इस नाक से सांस ज्यादा आ रही है, और बस तुरंत जोर लगाकर उसे विपरीत नासिका यानी दूसरी नाक से लेना शुरू कर दें। प्राचीन योगियों का ऐसा मानना था कि सिर्फ इतना कर देने से कोई भी बीमारी शरीर के अंदर गहराई तक प्रवेश करने से पहले ही वहीं रुक जाती है। इसके अलावा पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मॉर्निंग रूटीन का जिक्र है। ये कोई आम स्ट्रेचिंग नहीं है। इसमें सुबह बिस्तर पर सीधे लेटकर अपनी बाहें फैलानी होती हैं, फिर अपनी कोहनियों से अपने लिवर और तिल्ली वाले हिस्से को दबाना होता है। इसके बाद पैरों को 3-4 बार अंदर बाहर करना और 6-7 बार करवटें लेना, और आखिर में 1 से 2 मिनट तक सीधे पेट के बल लेटने की सलाह दी गई है। उनका मानना था कि ऐसा करने से पेट साफ होता है और लिवर को जबरदस्त ताकत मिलती है। अब इन शास्त्रों में कुछ ऐसे प्राचीन लोक उपचार भी दर्ज हैं जो सच में बहुत ही अनोखे और हैरान करने वाले हैं। जरा सुनिए। सिरदर्द होने पर कहा गया है कि दोनों कोहनियों को एक रस्सी से कसकर बांध लें। तर्क ये है कि दर्द से दिमाग का ध्यान भटक जाएगा, है ना कमाल। इसके अलावा बुखार आने पर अपराजिता के पौधे के पत्ते सूंघने का उपाय है। आंख धोते समय मुंह में पानी भरकर रखना, और यहाँ तक कि याददाश्त तेज करने के लिए सिर के ऊपर किसी लकड़ी के टुकड़े से हल्का हल्का टैप करना शामिल है। शारीरिक उपचार के अलावा मन के अंदर झांक कर हीलिंग करने की एक और विधि बताई गई है, जिसे रंग ध्यान यानी कलर मेडिटेशन कह सकते हैं। ग्रंथों का कहना है कि खास तरह के चमकदार रंगों पर ध्यान लगाने से शरीर के दोष बैलेंस हो जाते हैं। जैसे अगर आप सफ़ेद रंग का ध्यान करें तो वो सिर को ठंडक देता है। पीले रंग के बारे में दावा है कि वो हर तरह की बीमारी को दूर भगाता है और हमेशा जवां बनाए रखता है। वहीं वायु दोषों को मिटाने के लिए काले रंग और पित्त की गर्मी को शांत करने के लिए लाल रंग का ध्यान करने की सलाह दी गई है। इन सारे दावों, उपचारों और विधियों के पीछे जो एक मूल दर्शन या फिलॉसफी छिपी है, उसे हम इस एक विचार में समेट सकते हैं। ग्रंथों में लिखा है, हमारे शारीरिक रोग इस बात के संकेत है कि शरीर में कहीं कोई कमी या कमजोरी है, या हमारी भौतिक प्रकृति बीमारियों के हमले के लिए खुली हुई है। आसान भाषा में कहें तो इस प्राचीन विज्ञान में बीमारी को एक बाहरी दुश्मन या हमलावर की तरह देखा गया है। अगर आपके शरीर के तत्व और आपकी सांसों की लय बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है, तो किसी भी बाहरी हमले को शरीर के बाहर ही रोका जा सकता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों ने मानव शरीर को महज सांसों द्वारा कंट्रोल होने वाली एक बेहतरीन मशीन के रूप में देख लिया था,
तो शरीर और ब्रह्मांड के ऐसे और कितने ही छिपे हुए कोड होंगे जिन्हें अभी तक डिकोड करना बाकी है। प्राचीन काल के इस आध्यात्मिक विज्ञान ने इंसान की बायोलॉजी को जिस तरह से एक सिस्टम में पिरोने की कोशिश की, वो सच में अचरज में डाल देता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इन हर पल चलने वाली सांसों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी गहराई तक पहुंचना बाकी है?